बजट सत्र कल से शुरू होने जा रहा है, लेकिन सत्र की शुरुआत होने से पहले ही तमाम सियासी दलों ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। आज ही चंडीगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में जहां कांग्रेस ने सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की, तो वहीं कांग्रेस विधायक दल की अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की। कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग में पार्टी के तमाम विधायक मौजूद रहे। साथ ही पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र भी विधायक दल की मीटिंग में शामिल हुए। इस बैठक में कांग्रेस की रणनीति की चर्चा के बारे में बात करें तो पार्टी के नेताओं ने सदन से लेकर सड़क तक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी की है। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बैठक में सरकार को घेरने के लिए सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। आज प्रदेश में ऐसे कई ज्वलंत मुद्दे हैं जिनके ऊपर कांग्रेस स्थगन प्रस्ताव देकर चर्चा की मांग करेगी। खराब कानून व्यवस्था, बुजुर्गों की पेंशन काटना, खेतों में जलभराव, चंडीगढ़ पर हक का मामला, अवैध माइनिंग जैसे मुद्दे हैं। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार में हरियाणा आर्थिक क्षेत्र में नंबर 1 होता था, लेकिन आज देश में पिछड़े हुए राज्यों में गिनती शुरू हुई है। साथ ही हुड्डा ने कहा कि 24 फरवरी को कांग्रेस के सभी विधायक सेक्टर 3 में एकत्रित होंगे। वहां से नारे लगाते हुए विधानसभा में शिरकत करने जाएंगे। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने कहा कि 24 फरवरी के बाद 25 फरवरी को कांग्रेस मनरेगा के खिलाफ विधानसभा का घेराव करेगी। विधायक और कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए विधानसभा पहुंचेंगे। राव नरेंद्र ने कहा कि कांग्रेस राज में शुरू हुई मनरेगा योजना को बीजेपी ने खत्म कर दिया है। मनरेगा के खत्म होने से गरीब व्यक्ति काफी प्रभावित हो रहे हैं। कांग्रेस किसी भी सूरत में मनरेगा योजना को बंद नहीं होने देगी। यानी कि इस बार के बजट सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए खास तैयारी की है। कांग्रेस ने इसके लिए तमाम मुद्दों पर तैयारी की है। कांग्रेस ने जहां सरकार के खिलाफ रणनीति तैयार कर ली है, तो वहीं सरकार ने भी विपक्ष के जवाब देने के लिए तैयारी की है। सरकार के मंत्रियों की माने तो विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। आज अपने खास कार्यक्रम में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल ये कि बजट सत्र की बारी कैसी है तैयारी? विपक्ष और सरकार, हंगामा होगा जोरदार, मुद्दों पर जोर, सदन में होगा सियासी शोर। चौबीस तारीख को आप सबको मैं कह रहा हूँ, 24 तारीख को 10 बजे ये जो एमएलए हॉस्टल है ना, यहाँ आ जाना। यहाँ से हम सारे विधायक जो है सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए असेंबली तक जाएंगे। आज जो है बजट सेशन से शुरू होने से पहले सीएलपी मीटिंग हुई और हमारे प्रदेश अध्यक्ष राव साहब भी उसमें हुए। हमने वहाँ मीटिंग करी है और बजट में क्या क्या मुद्दे उठाने हैं ये सब तफसील से हमने डिस्कस किया है। क्या क्या एडजस्टमेंट मोशन लाने हैं। आजकल मुद्दे ही मुद्दे हैं। कानून व्यवस्था का मुद्दा है, जल भराव का मुद्दा है, पेंशन का मुद्दा है और आपका जो नौकरियां बाहर वालों को दे रहे हैं वो मुद्दा है। हर किस्म के एसवाईएल का मुद्दा है, चंडीगढ़ का है, माइनिंग है। इस तरह विभिन्न प्रकार जो आज हरियाणा बिल्कुल पिछड़ गया है आर्थिक तौर पे भी। बिल्कुल जो प्रति व्यक्ति आय और निवेश में नंबर 1 था 14 में, आज कहीं भी उसका चर्चा नहीं। और राष्ट्रपति गवर्नर एड्रेस का जो है हमारी तरफ से ओपन जो है वो अशोक अरोड़ा जी करेंगे। बजट का डॉक्टर रघुवीर सिंह राजन करेंगे। बाकी सब साथी बोलेंगे, जो बोलना चाहे वह बोलेंगे। सर, विधानसभा का घेराव भी करेंगे? किसी का? विधानसभा का? हाँ बताएंगे अध्यक्ष जी। 80 में से 78 कोई ऐसा प्रदेश दिखाएंगे ये जहाँ 80 में से 78, जहाँ 80% 90% बाहर के हो। कांग्रेस एक मुख्य विपक्षी पार्टी है और हरियाणा प्रदेश के लोगों की आवाज उठाना अपना फर्ज समझती है। प्रदेश में आज लोग बढ़ते अपराध को लेकर बहुत चिंतित हैं, बढ़ते नशे को लेकर बहुत चिंतित हैं, बढ़ती बेरोजगारी को लेकर लोग बहुत चिंतित हैं। इसी प्रकार स्कूलों में टीचर्स की कमी को, हॉस्पिटलों में डॉक्टरों की कमी है, पुलिस में सिपाहियों की कमी है। इन सब चीजों पे सरकार से जवाब मांगा जाएगा और मुख्यमंत्री जी से विशेष रूप से पूछा जाएगा कि ऐसी क्या मजबूरी आपकी है कि आप सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बावजूद भी
पंजाब के मुख्यमंत्री से बातचीत के लिए जाते हैं। कांग्रेस पूरे जोर शोर से हाउस के अंदर जाएगी और बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं। आप देखते हैं कि एचपीएससी के खिलाफ प्रदर्शन भी पिछले दिनों मेंबर पार्लियामेंट ने किया और बाहर वालों को नौकरियां दी जा रही हैं, जेआरएफ टॉपर्स को रिजेक्ट किया जा रहा है और जो एचपीएससी का रिक्रूटमेंट का सिस्टम है वो बिल्कुल गलत है। उसके ऊपर हमने काम रोको प्रस्ताव दिया है और साथ में इस काम रोको प्रस्ताव के बाद लॉ एंड ऑर्डर पे भी हम काम रोको प्रस्ताव। हम समझते हैं कि ये विफल सरकार है और इसमें चाहे किसानों की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे पेंशन की बात हो, चाहे कर्मचारियों की बात हो, चाहे कानून व्यवस्था की जो स्थिति है प्रदेश में, मैं समझता हूँ कि आज बहुत जो है भयंकर स्थिति और जो कानून व्यवस्था का ढांचा है वो चरमरा गया है। बदमाशों को ना तो कोई खौफ है और दिन पर हर रोज़ गोली चलना, हर रोज़ धमकी देना, फिरौती मांगना, ये आम बातें हो चुकी हैं। क्योंकि छायसा गांव है हतीन विधानसभा में और छायसा एक बड़ा गांव है, उसमें 15 मौतें हुई हैं गंदे पानी के पीने से और उसका वहाँ के हमारे स्थानीय विधायक जो है मोहम्मद इसराइल ने भी उस मुद्दे को उठाया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई सरकार की नहीं हुई। ये बजट सेशन हमारा शुरू होगा कल से और हरियाणा के प्रत्येक वर्ग के हित का बजट हो, चहुमुखी विकास हो और सभी वर्ग इससे लाभान्वित हो, इस सोच को लेकर हम बजट की तैयारी हमारे माननीय मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जी ने की है और आज विधायक दल की और मंत्रिमंडल की मीटिंग है, उसमें सारी बातें डिस्कस हो जाएंगी। विपक्ष भी आज रणनीति बना रहा है। बिल्कुल बनानी चाहिए उनको। इससे पहले हमारी अनौपचारिक बैठक है और उसके बाद विधायक दल की बैठक है, तो बैठ करके सारी चर्चा जो सेशन के बारे में हमेशा ही करते हैं, तो रूटीन की बैठकें हैं हमारी। हाँ, तो उठाए मुद्दे अच्छी बात है। हर एक बात का जवाब सरकार पूरी तरीके से तैयार है और हर एक बात का जवाब हम उनको देंगे। सरकार की पूरी तैयारी है। एक बहुत ही भाई कैमरा नीचे कर ले थोड़ा सा, जिसका आप सभी को बहुत जल्द पता चल जाएगा और हेल्थ डिपार्टमेंट पूरा सहयोग दे रहे हैं सीएम साहब और बहुत ही बढ़िया काम जी। वो विपक्ष के पास मुद्दे तो है नहीं, वो बनावटी मुद्दे बनाते रहते हैं, मगर साथ साथ मैं ये जरूर कहूंगी जब बजट सेशन के लिए विपक्ष को बुलाया गया था तो वो आए क्यों नहीं जी। तो रिएक्शंस आपने सुन लिए। कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता प्रियदर्शिनी सिंह हैं। प्रियदर्शिनी जी आपका स्वागत है। कांग्रेस से प्रवक्ता सुरेश रूढ़ हैं। सुरेश जी आपका स्वागत है। इनेलो से प्रवक्ता अर्जुन सुडैल हैं। अर्जुन जी आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर गुरमीत सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरमीत सिंह जी आपका स्वागत है। प्रियदर्शिनी जी, शुरुआत आपके साथ कर रहा हूँ। पहला ओपनिंग स्टेटमेंट जो आप लोगों का रहेगा प्लीज शॉर्ट में रखिएगा। प्रियदर्शिनी जी, क्या तैयार है बीजेपी पूरी तरह से? पराग जी, आपको मेरा सादर प्रणाम, मेरे साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा सादर प्रणाम। देखिए, मुझे लगता है कि हरियाणा के इतिहास में हम पहली ऐसी सरकार हैं जो अपना 10 साल का रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक कर रखा है। किसी डब्बे में बंद नहीं है, सार्वजनिक है हमारा रिपोर्ट कार्ड। कोई भी जाके देख सकता है, हमारी वेबसाइट पे देख सकता है, सरकारी वेबसाइट, इसके पैम्पलेट बटे कोई भी देख सकता है जाके। इसे क्या बताता है? इसे ये बताता है कि हम एक सशक्त मजबूत सरकार है, एक पारदर्शी सरकार है, एक ऐसी सरकार है जो जनता की आवाज सुनती है और जनता की बातों को बहुत ध्यानपूर्वक उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है। अब इसमें मैं एक कुछ बातें बताना चाहती हूँ। 248 हम लोगों ने पिछली बार बजट के सत्र में अपनी जो घोषणाएं की थी उसमें 77 के करीब हम लोग घोषणाएं पूरी कर चुके हैं और 160 के करीब जिसमें काम अभी जारी है और 5 की अभी शुरुआत होना बाकी है। ये साफ साफ बताता है कि हम किस तरीके से, हमारे पास सारा का सारा सिंक्रोनाइजेशन, हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, ये सब कुछ हमें पता है। इसी बीच में हम लोगों ने बहनों के लिए लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की। इसी बीच में हम लोगों ने ये भी शुरुआत की कि किस तरीके से जो सड़कों की बदहस्त हालत थी हमने उनकी भी मरम्मत की, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया। स्कूलों की बहुत जर्जर हालत थी, आपको भी मालूम है कितनी बुरी हालत थी। यमुनानगर, पंचकुला वगैरह के स्कूल हमने बेहतर किए हैं।
और इस बजट को सिर्फ और सिर्फ हमने बंद कमरों में बैठ के नहीं बनाया है। इसको हमने सुझाव लिए हैं अलग अलग वर्ग से। ऐसा कोई वर्ग नहीं था जिससे हमने सुझाव नहीं दिए। चाहे वो आईटी वर्ग से बच्चे आ रहे हों, आईटी वर्ग से जुड़े हुए लोग हों, चाहे टीचर्स हो, चाहे किसान हो, चाहे बहनें हो, हर वर्ग, एंटरप्रेन्योर हो, जो व्यवसायी व्यापारी होते हैं, हमने उनसे भी ली है सुझाव कि अगर आपको क्या लगता है कि हरियाणा का बजट कैसा होना चाहिए। मुझे याद है कि मैं कुछ दिनों पहले ही एक डिबेट में बैठी थी और जब बजट पे ही चर्चा कर रहे थे तो कांग्रेस के प्रवक्ता बोलते, वो भाई जी बोलते हैं कि जिसको कहते हैं जनता से क्यों पूछने की जरूरत है, जनता से क्यों पूछने की जरूरत है। इसका मतलब कि आपको खुद के ऊपर विश्वास नहीं है। भैया, हमको भी जनता ने ही चुना है, ठीक है, हमको भी किसी और ने नहीं चुना पराग जी। तो ये जब इनकी मानसिकता, कांग्रेसियों की ये मानसिकता रही है, उनको सिर्फ और सिर्फ तानाशाही करनी है। जनता जनार्दन है, इसका अगर कोई सच में कहते हैं ना संधि विच्छेद कोई करता है तो वो हम करते हैं। ठीक है, इन लोगों को ये नहीं मालूम कि जनता कितनी बड़ी चीज होती है। और अगर जनता से पूछ रहे तो अच्छी बात है ना कि ऐसा मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिला है जो हर वर्ग से मीटिंग कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, और यही आरती राव जी की भी बात बिल्कुल सहमत हूँ कि विपक्ष से भी हम लोग तो मशवरा करने के लिए तैयार थे। कहाँ था विपक्ष? बुलाया तो था आपको भी, कहाँ था? पिछली बार जब ये सेशन चल रहा था तो एसआईआर पे चर्चा हुई, किशन बेदी जी का भाषण हुआ, तब ये लोग चुप हो गए क्योंकि किशन बेदी जी ने इनकी धज्जियां उड़ा दी थी। उसके बाद जब माननीय मुख्यमंत्री जी 8 बजे खड़े हुए, शाम को 8 बजे, सबका सुना उन्होंने, एक एक व्यक्ति का सुना। और उसके बाद जिसको कहते हैं जब माननीय मुख्यमंत्री जी खड़े हुए बोलने के लिए एसआईआर पे, तो इनसे रहा नहीं गया, इनको मालूम था कि इनकी धज्जियां उड़ जाएंगी, ये लोग वॉकआउट कर गए। ठीक है, तो इसका मतलब सामना नहीं करना चाह रहे ना, आप समझ रहे पराग जी। इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, ड्रामा करना। अभी भी ड्रामा ही करेंगे। ठीक है, ये क्या मतलब अभी सेशन शुरू नहीं हुआ है और आप सारे एमएलए को लेके आप मार्च करेंगे विधानसभा तक, ये ड्रामा ही है ना, और क्या है? ठीक है, आप कोई ऐसा हितैषी काम तो कर नहीं रहे। ठीक है, चलिए मैं लौटूंगा आपके पास में। सुरेश जी, क्या क्या मुद्दे हैं कांग्रेस पार्टी के पास? पराग जी, सबसे बड़ा मुद्दा है कानून व्यवस्था की बिगड़ी हुई स्थिति। रोज फिरौती मांगी जा रही है। गोली से भोले भाले नागरिकों को जो अपने काम में व्यस्त हैं, चाहे वो डॉक्टर हो या कोई दुकानदार हो, व्यापारी हो, गोलियों से भूना जा रहा है। इस तरीके की स्थिति हरियाणा में कभी नहीं हुई। लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बढ़ती हुई महंगाई, अभी ये नया साल 2026 दूसरा महीना पूरा नहीं हुआ, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर का रेट इन्होंने 2 बार में 161 रुपए बढ़ा दिया। मैं विषय पर रहते हुए ज्यादा लंबा नहीं खींच लूंगा किसी भी मुद्दे को, लेकिन जो जरूरी बात है मैं ये बताना चाहता हूं, जैसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी डिबेट में एक बात कही गई कि जनता से, विपक्ष से ये सलाह लेना चाह रहे थे जी। हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये ना तो जनता की मानते बातें, ना ही कांग्रेस का विपक्ष का सुझाव मानते। इसका एक ही उदाहरण देता हूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय से बड़ा कोई संवैधानिक संस्था हिंदुस्तान में या भारत में नहीं है। नवंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार को आदेश किया कि केंद्र सरकार अपने खर्चे पर एक ट्रिब्यूनल का गठन करके हरियाणा को एसवाईएल नहर का पानी अपने खर्चे पे दिलाए। उसके बाद क्या सुझाव इनको लेना रह जाता है बाकी? जो सरकार, केंद्र सरकार और साथ में प्रदेश सरकार भी आ गई। प्रदेश इसलिए आ गई कि प्रदेश सरकार ने एक दिन भी जाकर हिम्मत नहीं दिखाई नरेंद्र मोदी से यह बात कहने की। आप सत्ता में हैं, हरियाणा प्रदेश के हितों की रक्षा करना हरियाणा की सरकार का काम बनता है, चाहे आप मोदी जी की पार्टी के लोग क्यों ना हो। आपने एक दिन भी जाके नरेंद्र मोदी से यह नहीं पूछा। आप उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लागू करने की हिम्मत भी नहीं रखते। सुझाव की क्या करोगे आप? आपको जब ऑर्डर इंप्लीमेंट करने की आप में हिम्मत नहीं है। हरियाणा में जो हम काम करके गए थे, दादूपुर नलवी नहर है, वो मनोहर लाल खट्टर ने अपने समय में पाट दी, उसको भर दिया, उसको बंद कर दिया। किस लिए की थी? जल भराव। आज हमारे नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने जिक्र किया, पहाड़ों से
जब मानसून आती है पानी हरियाणा में इधर आता है, अंबाला, यमुनानगर, जो ये हमारा साथ का इलाका है हिमाचल के, तो यहाँ पर पानी जल भराव होता है और वो आगे तक फसलों को खराब करता है उत्तरी हरियाणा में। जबकि हमारे साउथ हरियाणा में पानी की जरूरत होती है, तो दादूपुर नलवी नहर इसलिए बनाई गई थी, जो भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दी। ठीक है। हम कांग्रेस के समय में महम में इंटरनेशनल एयरपोर्ट लेके आए थे, आपके समय में एक ईंट नहीं लगी, हमने पास करा के गए थे उसका। ठीक है। गोहाना में रेल कोच फैक्ट्री की बात थी, कांग्रेस के समय में मंजूर शुदा बतारों में जो विकास कार्यों का हमने इनके पास छोड़ा था, ये सत्ता परिवर्तन हुआ कि आप इसको पूरा कीजिएगा। रेल कोच फैक्ट्री का कहीं नामो निशान नहीं है। गुड़गांव में आजकल रक्षा, कोई भी देश देखिए रक्षा में और आर्थिक दृष्टि से अगर सुदृढ़ है तो वो देश एक शक्तिशाली देश माना जाता है। ये प्राचीन काल से ऐसा ही होता है। आजकल नेता प्रतिपक्ष जननायक राहुल गांधी रक्षा के विषय में भारत सरकार का ध्यान बार बार आकर्षित कर रहे हैं कि आपने कैसे चाइना को इजाजत दे दी हिंदुस्तान की धरती पर आगे बढ़ने की। कह रहे थे ना कोई घुसा है, ना कोई घुसने का प्रयास कर रहा है, मोदी जी बोलते थे। ठीक है। आज हमारे पूर्व थल सेना अध्यक्ष नरवणे जी ने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास सेकंड राउंड में। गर्व करते हैं कि हमारे थल सेना अध्यक्ष की बात को भी नजरअंदाज कर रहे हैं और लोकसभा में जवाब नहीं दे पा रहे। ठीक है। मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूँ कि उसी तरीके, ठीक है सर, आप विधानसभा में भी उठाएंगे क्या ये मुद्दा? उसी पे आ रहा हूँ, गुड़गांव में जो सुरेश जी, आप विधानसभा में ये मुद्दा उठाएंगे आप? बनानी थी। ठीक है सर, अब मैं लौटूंगा आपकी, मैं लौटूंगा सेकंड राउंड में आपके पास। हरियाणा के मुद्दे रखिए, हरियाणा के मुद्दे रखिए प्लीज। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, हो गया सुरेश जी, मैं लौटूंगा। अर्जुन जी के पास अब मैं चल रहा हूँ। सर बहुत लंबा खिंच जाएगा, प्लीज थोड़ा सा रुकिए, अभी 2 लोग और हैं पहले राउंड के लिए। अर्जुन जी, इनेलो के प्रवक्ता हर दिन डिबेट में ये कहते हैं कि हम 2 विधायक की पार्टी जरूर हैं, लेकिन विपक्ष का रोल हम ही अदा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में दम कहां बचा है? अब क्या तैयारी आप लोगों की, बताइए। देखिए, बिल्कुल बात सही है कि विपक्ष की भूमिका अगर कोई निभा रहा है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल निभा रहा है। चाहे वो विधानसभा के अंदर की बात हो, चाहे वो विधानसभा के बाहर की बात हो, चाहे वो सड़कों पर, आप पीछे देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं, पेंशन का मुद्दा रहा है। पेंशन, जब भारतीय जनता पार्टी ने हमारे बुजुर्गों की पेंशन काटने का काम किया, जिसको चौधरी देवीलाल ने बिना बेशर्त के बुजुर्गों को सम्मान देने का काम किया था, उसमें से लाखों लोगों की पेंशन काटने का काम किया था, तो अकेली इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने हर जगह प्रदर्शन करके, और एक बड़ा प्रदर्शन पंचकुला में हमने 20 तारीख का डिसाइड किया था कि हम 20 तारीख को पंचकुला में बहुत बड़े लेवल का प्रदर्शन करेंगे। उसको देखते हुए, उस दबाव में आकर के भारतीय जनता पार्टी ने सभी लोगों की पेंशन को लगाने का काम किया और हमें वो प्रदर्शन स्थगित करना पड़ा। इसी तरह से अगर हम मुद्दों की बात करें, प्रदेश में बढ़ते अपराध के मुद्दों को लेकर विधानसभा में हमारे दोनों विधायक उतरेंगे। हमारे दोनों विधायकों ने बहुत सारे क्वेश्चन लगाए हुए हैं, जैसे SYL का मुद्दा, उसमें बीच में लोग अभी तक अटकड़े आई पड़ी हैं, जिसको चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी सबसे पहली बार कोर्ट में लेकर गए थे, उसका आज तक कोई हल नहीं हो पाया। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अपराध को लेकर के हमारे विधायक विधानसभा में सवाल पूछने का काम करेंगे। और सरकारी स्कूलों में जो खाली पद पड़े हैं, हमारी प्रियदर्शनी जी स्कूलों की बात कर रही थी, उसमें हजारों पद खाली पड़े हैं और कई स्कूल हरियाणा प्रदेश के बंद हो गए हैं। वहीं आप देखिए, अपना चंडीगढ़ को हरियाणा के देने की सिफारिश को लेकर उसके बारे में हमने क्वेश्चन लगाया हुआ है। वृद्धा पेंशन को लेकर के हमने लगाया, और किसानों की धान व बाजरा खरीद में न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए हमने क्वेश्चन लगाए हुए हैं। हम निरंतर, हमारे 2 विधायक होते हुए भी हम सरकार को घेरने का काम करेंगे और लोगों की, जनता का आवाज उठाने का काम करेंगे। और दूसरी बात, अब लाडो लक्ष्मी योजना की बात हमारी प्रवक्ता साथी ने करी है, वो मुझे नहीं लगता कि आज तक हरियाणा प्रदेश में अगर 2100 रुपए बोल दिए थे तो 2100 रुपए तो छोड़ो, 1100 रुपए, और वो भी 1-2 बार आने के बाद वो आज तक किसी के खाते में नहीं आए हैं, और नौकरियां भी बाहर से लाने का काम किया गया। और मैं एक और बड़ी बात, अपना कांग्रेस के प्रवक्ता साथी भी उठा रहे थे, दादूपुर नलवी नहर की बात। ये एक अहम मुद्दा है जो हरियाणा प्रदेश के 3 जिलों को सिंचाई के रूप में और वाटर लेवल को रिचार्ज करने के लिए एक नहर बनाई गई थी, दादूपुर से लेकर नलवी तक, और वो मेरे डिस्ट्रिक्ट का मामला है, मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूं, मैं उसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। और इन्होंने क्या किया, जब किसान का मुआवजा देना पड़ा, उस मुआवजे की एवज में किसान को मुआवजा ना देना पड़े, उसको नहर को डी नोटिफाई करने का काम किया।
लेकिन हम किसानों ने मिलकर के उस लड़ाई को लड़ा और उस डी नोटिफाई के लिए जो 101 कानून लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने उस नहर को बंद करने का काम किया था। हमने उसको हाई कोर्ट में चुनौती दी और हाई कोर्ट से हम वो रद्द करवाने का काम किया इनके जो डिनोटिफाई के कानून को, और अब ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए। हम सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ रहे हैं और एक तरफा किसान की जीत होगी। और वो नहर एक बड़ा मुद्दा था जिससे कि अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी दिया जाना था और वाटर लेवल को रिचार्ज करना था। लेकिन ये पानी को लेकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चाहे वो खट्टर सरकार रही है, चाहे वो नायब सैनी की सरकार रही है, लेकिन पानी की आने वाले समय में बड़ी जरूरत है और ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसानों के खिलाफ हर समय चलने का काम करती है। और भी बहुत सारे मुद्दे अगर मैं आपको बताऊं। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आप सेकंड राउंड में लौटूंगा, तब आप बताइएगा। ठीक है, गुरमीत सिंह जी, विधानसभा का घेराव कांग्रेस पार्टी करेगी। भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि कुछ भी नया इस सत्र में नहीं है। कई सारे मुद्दे, पेंशन का मुद्दा हो, अपराध का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी बता रही है। और भी मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा है। कैसे आप देख रहे हैं सर, क्या एनालिसिस कर रहे हैं इस बार की सत्र का? देखिए, कोई भी सत्र हो उसमें विपक्ष की तौर से मुद्दे उठाए जाने चाहिए और वो उठाने की अपनी उन्होंने बताई हैं, जो बुढ़ापा पेंशन का हो या नौकरियों का हो या धान घोटाले का हो या लॉ एंड ऑर्डर का हो, और वो उनका काम है, वो किस तरह से उठा सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि उसके लिए जिस तरह की तैयारी होनी चाहिए, जिससे कि जो हंगामा है वो सदन के बाहर कम और सदन के अंदर ज्यादा हो जी, या सदन में बहस ज्यादा हो और जिसमें सरकार गिरती हुई दिखे। क्योंकि अभी आप जानते हैं कि विधानसभा की कार्रवाई भी लोग देखते हैं, जनता देखती है आप लोगों के माध्यम से, और वॉकआउट हो जाते हैं या बाहर प्रदर्शन हो जाते हैं। जैसे इस बार भी उन्होंने बाहर विधानसभा घेराव की बात की है कांग्रेस का, और उनका अधिकार है, लोकतंत्र में वो कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो विधानसभा होती है या हाउस होता है, उसका जो महत्व है वो इस बात में है कि वहां पर आमने सामने आप देखते हैं, आमने सामने सीट लगी होती है। एक तरफ मुख्यमंत्री की होती है, दूसरी तरफ विपक्ष के नेता की होती है, बिल्कुल आमने सामने होती है, और बाकी सीट्स भी होती हैं। तो वो जो एक विपक्ष की बेंच है, एक दूसरा, और विपक्ष के सदस्यों की संख्या इस बार कोई कम नहीं है, 37 विधायक कांग्रेस के हैं। तो इसलिए यदि वो 90 के हाउस में, तो इसलिए अगर विपक्ष की भूमिका वो निभाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि बाहर तो तमाशा या बाहर तो प्रदर्शन होना चाहिए, वो उनका अधिकार है लोकतंत्र में ध्यान खींचने के लिए। लेकिन अंदर जो है विधानसभा के, उसके लिए भी उन्हें मशक्कत करनी चाहिए। जो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, देखिए नौकरी वाला तो मैं ये आउटसाइडर इनसाइडर से तो कभी भी इत्तेफाक नहीं रखता। अभी मैं वैसे भी देख रहा था कि 22% की कोई एक खबर आई थी, 22% लोग हुए, और 22% भी रिजर्व कैटेगरी में नहीं होता है, उसमें हरियाणा के डोमिसाइल जरूरी है। तो यदि हम 50% रिजर्व कैटेगरी मान लें और टोटल देख लें तो वो 11% भी नहीं है। और एक देश में होके इस प्रकार की बात करना मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत समझदारी पूर्ण बात है। तो और अगर कोई परीक्षा होती है, या तो आप ये नियम बना दें कि बाहर के लोग अप्लाई ना करें, वो फीस देते हैं, परीक्षा देते हैं, तो उसमें यदि कोई व्यक्ति चयनित होता है, और ये डिमांड करना भी कि मिनिमम जो मार्क की लिमिट है वो हटा दीजिए, खासतौर पर टीचिंग में और चीज़ों में। एक तो पहले ही वो 35% की लिमिट है, वो भी हटा दें, तो मुझे तो वो बहुत अजीब लगता है। लेकिन उसके अलावा जो मुद्दे हैं, उदाहरण के लिए धान की बात है, सरकार ने बहुत बातें करी थी कि पोर्टल के थ्रू होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन उसके बाद भी गड़बड़ी हुई है। जो धान मंडियों में आया नहीं, उसकी भी बिक्री दिखाई गई है, और उसको लेके अब फोटो का और कुछ और कार्रवाई भी की गई है कि आगे से फोटो भी उसमें अपलोड होगा या इस तरह से। इसी तरह से बुढ़ापा पेंशन वगैरह में सरकार ने तो हालांकि कहा है कि जो लोग पात्र हैं वो जोड़ दिए जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि जो सर्वे हुआ, जिस प्रकार से कार्रवाई की गई, उसमें कुछ नाजायज हुआ या कुछ लोगों के नाम कटे। और इसी तरह से सबसे बड़ा मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का है। लॉ एंड ऑर्डर में आपको पता ही है कि रोहतक में आईजीपी के घर के आसपास ही कोई घटना हुई, हिसार में भी इस तरह की घटना हुई। तो मुद्दों की कमी नहीं होती किसी भी समय पर विपक्ष के पास। उसमें दिक्कत यही है कि विपक्ष की तरफ से भी तैयारी हो और सरकार भी पॉजिटिव हो कि वो उस बहस में शामिल होके और उसमें अपने जवाब दे, अपने तर्क रखे। वो कहीं ना कहीं कमी होती है सत्र में, और उसमें ज्यादातर हंगामे में और इस तरह से निकल जाता है। जहां तक सत्र की बात है, आप जानते ही हैं, हर वर्ष का जो पहला सत्र होता है, जिसको हम बजट सत्र भी मानते हैं, उसमें अब राज्यपाल के अभिभाषण से बातचीत शुरू होती है, और राज्यपाल के अभिभाषण पर फिर धन्यवाद प्रस्ताव का बहस आती है, और फिर बजट पे दोबारा से चर्चा होती है। तो मौका 2 बार आता है, और उसके बाद मुख्यमंत्री को भी जवाब देने का अवसर मिलता है, क्योंकि हरियाणा में वित्त मंत्री भी मुख्यमंत्री हैं। तो जाहिर की बात है कि बजट की जो स्पीच होगी, उस पे जो बजट के बाद चर्चा होगी, उसका जवाब भी मुख्यमंत्री देंगे। तो उनके पास भी 2 बार अवसर होता है, और विपक्ष भी
इन दोनों में अपने सदस्यों को बांट के उनके पास कहने का मौका होता है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि अगर आपको सलीका आता हो और आपकी बात में दम हो तो वो थोड़े टाइम पे भी आप अपनी बात को रख सकते हैं। और कई ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं। एक बार सब लोग अभी भी याद करते हैं कि उमर अब्दुल्ला ने कोई स्पीच दी थी पार्लियामेंट में, और वो बहुत छोटी थी समय की दृष्टि से, लेकिन उसकी हर जगह चर्चा हुई। और इसी तरह से और आप किसी भी पार्टी के उदाहरण देख सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो विपक्षी हो। सुषमा स्वराज जी जब बोलती थी या और लोग भी थे, तो वो चीज पे ध्यान थोड़ा सा कम है। इसलिए हम लोगों को कई बार, और आम व्यक्ति को भी, बहुत ज्यादा अपेक्षाएं नहीं रहती, क्योंकि वही रटी रटाई बातें हो जाती हैं और वो हो जाती है। तो उसमें अगर कोई व्यक्ति आंकड़ों के साथ, मेहनत के साथ, एक वक्ता की एक शैली भी होती है। चौटाला साहब मुख्यमंत्री के तौर पे चाहे जैसे भी हों, लेकिन एक वक्ता के तौर पर हम लोगों ने उनको देखा हुआ है कि जब वो विधानसभा में मुख्यमंत्री के तौर पे भी तो बढ़िया उनके पास वो शैली थी। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कई बार तथ्य भी होने चाहिए, साथ में एक वक्ता के तौर पर आप में वो शैली भी होनी चाहिए कि आप दूसरे पर व्यंग करने में या दूसरे को इस तरीके से एक मर्यादा में रहते हुए भी, जरूरी नहीं होता कि आप बहुत जोर से चिल्लाएं या बहुत ऐसी आपत्तिजनक शब्दावली का प्रयोग करें। तो वो चीजें कहीं ना कहीं लैग करने लगी हैं धीरे धीरे। और जो सदन की कार्यवाही है, वो सदन के बाहर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, आप लोगों ने भी देखा होगा, ऊपर जो लॉबी है उसमें कई बार नेता बाहर आ जाते हैं वॉकआउट करने के बाद, और वहां आके अपनी बात रखते हैं। तो मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा चर्चा अंदर हो, हाउस के अंदर, क्योंकि उसमें एक एक शब्द जो होता है वो रिकॉर्ड किया जाता है, अनलेस वो एक्सपेंड ना करवाया गया हो अध्यक्ष के द्वारा। और उसकी पूरी प्रक्रिया है, और वो प्रक्रिया आप जानते ही हैं कि कई सालों बाद भी अगर आप कार्यवाही देखना चाहें तो वो आप दे सकते हैं, क्योंकि वो देख सकते हैं, क्योंकि वो बाकायदा प्रिंटेड फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। आजकल हो सकता है ऑनलाइन वगैरह होता, हम लोग तो प्रिंटेड फॉर्म में भी देख सकते हैं। तो उसके प्रति लोगों का विश्वास बढ़े। और इसके साथ साथ जो लोकल इश्यूज होते हैं, कई बार हम स्टेट लेवल की ये सारे इश्यूज जो आप बात कर रहे हैं कि धान खरीद है, बुढ़ापा पेंशन है, नौकरी है, ये सब स्टेट लेवल के इश्यूज हैं। लेकिन जनप्रतिनिधि जो होते हैं, अगर वो चाहें तो वो अपने उस चर्चा के दौरान जो अपने लोकल इश्यूज हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो रिलेटेड इशू हैं, उनको भी उठा सकते हैं। क्योंकि जब विधानसभा में, पार्लियामेंट में कोई चीज उठती है तो वो रिकॉर्ड होती है। जैसे मैंने पहले कहा, वहां पर सारे जो अधिकारी, दीर्घा है उसमें अधिकारी भी होते हैं और सब होते हैं, तो उसका एक विशेष सिग्निफिकेंस होता है। बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप कोई बात कह दीजिए और हाउस में कोई बात कह दीजिए, उसमें दोनों में अंतर है। तो इसलिए लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि एक स्वस्थ बहस हो। बट अनफॉर्चुनेटली पिछले कई सत्रों में हमने देखा है, और अब तो पार्लियामेंट में भी वही स्थिति आई जा रही है, तो इस सत्र में चर्चा उतनी हो नहीं पाती, या सार्थक बहस उतनी हो नहीं पाती, जिससे जो मुद्दे हैं उनको रिजॉल्व करने में या आगे कोई डायरेक्शन उस बहस में मिले। रचनात्मक सुझाव विपक्ष की तरफ से भी जिस तरह से आने चाहिए उसके नहीं आते उतने, और सरकार की तरफ से भी उतनी उदारता नहीं दिखाई जाती। तो मैं तो दोनों पक्षों को ही इसमें जिम्मेदार मानता हूँ कि वो जो सदन की जो गरिमा है, सदन की जो एक परंपरा है, उसका उतना शायद उसको ऊपर लेकर हम लोग नहीं जा पा रहे। इसलिए वो सत्र फिर रस्म अदायगी ज्यादा हो जाते हैं, और उससे कोई बात, कोई सॉलिड बात, कोई ठोस बात नहीं निकल पाती। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। प्रियदर्शनी जी, आम जनता से राय तो ली है, लेकिन आम जनता की राहत के लिए इस बजट में कुछ हो पाएगा, ये बड़ा सवाल विपक्ष का है। चूंकि कानून व्यवस्था का मुद्दा विपक्ष उठा रहा है, बुढ़ापा पेंशन को लेकर लगातार आप लोगों के खिलाफ विपक्ष लामबंद है, कई सारे मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा है, युवाओं को लेकर क्या खास होगा, अब इंतजार है इस बजट का। लेकिन इस बजट में विपक्ष की तैयारी जो है वो आप लोगों को घेरने की वो बड़े स्तर पर नजर आ रही है। ये क्या बड़ी चुनौती आप लोगों के लिए है कि एक तो बजट बेहतरीन हो ताकि आम जनता को राहत मिल पाए और विपक्ष को आप चुप करा पाएं, और दूसरा ये कि विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए या फिर एक सकारात्मक चर्चा, जो गुरमीत जी ने जिक्र किया, पिछले कई बार से हम देख रहे हैं, पिछली बार भी हमने देखा, संसद का भी वही हाल हो गया है, विपक्ष का वॉकआउट हो या फिर हंगामा हो, सदन की कार्यवाही का समय जाया होता है। ये समय जाया ना हो, इसमें एक सकारात्मक माहौल कैसे बन पाएगा? प्रियदर्शनी। और आज जो मैं गुरमीत जी की बातें बड़े ध्यानपूर्वक सुन रही थी, उन्होंने 2-4 बातें बहुत ही संजीदा और बहुत ही बेहतरी से बोली हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि एज अ वक्ता के रूप में आप ड्रामा क्रिएट करें, एक वक्ता के रूप में आपको बहुत ही बदतमीजी करनी पड़े। आप एक सभ्य भाषा में भी अगिड़ होके अपनी बात को रख सकते हैं, और मुझे लगता है एक अच्छे वक्ता की यही कला है। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी में तो एक से एक बड़े अच्छे से वक्ता हैं, चाहे हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, या चाहे जिसको सुषमा स्वराज जी हो,
ऐसे कितने वक्ता हमारे भारतीय जनता पार्टी के पास है, चाहे एक नाम, अभी तो मैं इतने नाम ले लूं कि शायद ये पूरा सेशन, यही डिबेट ही इसी में खत्म हो जाए वक्ताओं की। अपनी बातें उन्होंने सदन में रखी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, मैं मेरी अक्सर आदत है कि मैं पुरानी वीडियो जो लोकसभा की देखती हूँ, और मुझे लगता है कि देखिए वो जो पुराना जो एक डेकोरम था, वो डेकोरम तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने खत्म ही कर दिया है। और अक्सर हम अपने सीनियर लीडरशिप से चीजें सीखते हैं। यही बात है कि राहुल गांधी की जो उदंडाई है या जो उनकी ड्रामाबाजी है, जो उन्होंने एक पद्धति बना ली है कि संसद में कुछ नहीं बोलना, क्योंकि उनको भी ये मालूम है कि संसद में जो आप बोलते हैं वो ऑन रिकॉर्ड जाता है, ऑन रिकॉर्ड जाता है। इसलिए उनको भी डर है कि जो बोलूंगा मीडिया में जाके बाइट देते रहो। तो मीडिया थोड़ी संसद चलाएगी। आपको लोगों के काम करवाने हैं, ये अपनी बात रखनी है जनता के प्रति, या आपको ड्रामाबाजी करनी है। अब यही ड्रामाबाजी इन लोगों ने सीख ली है कि सिर्फ ड्रामा करते हुए एमएलए को लेके आना, परेड करना। अरे संसद तो चलने दीजिए, सदन तो चलने दीजिए, सदन तो चले पहले, उसके बाद बाकी बातें करते। दूसरी बात, मैं आपकी जब ये जब डिबेट शुरू हो रही थी पराग जी, तो उससे पहले आपने दिखाया था कि मनरेगा खत्म नहीं हुआ है। मनरेगा एक नए राम में, श्री राम के नाम पे नए रूप में आया है। मनरेगा में मजदूर भाइयों को जो 100 दिन की दिहाड़ी थी, उसको हमने 125 दिन कर लिया है। जो इनको 1.5 महीने में पैसे मिलते थे या 2 महीने में मिलते थे, उसको हमने हफ्ते भर 15 दिन में कर लिया है। तो मनरेगा जो है वो खत्म नहीं हुआ है। हाँ, राम का नाम जरूर बढ़ गया है, जिससे कि हमेशा आपत्ति रही। दूसरी बात, महिम एयरपोर्ट के बारे में बात कर रहे थे सुरेश रॉड जी। मैं उनको बताना चाहती हूँ, आया नहीं आया ना, उत्तर प्रदेश चला गया तो आया। जो हम उस बारे में चर्चा, उस गतिविधि के बारे में चर्चा करेंगे जो पूरी ही नहीं हुई, या उस गतिविधि के बारे में बात करेंगे जो हमने सफलता पूर्वक पूरी कर दी। 152 डी जो जहां से इनके अशोक तंवर जो हमारी पार्टी छोड़ के इनकी पार्टी में आए, 152 डी से ही आ गए थे। 152 डी किसने बनवाया? हमने बनाया है जी, हमने बनाया है, बिल्कुल हमने बनाया है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे ये अभी इस समय ही, अभी हाल फिलहाल में ही आप ही की डिबेट में आई थी पराग जी, याद भी होगा शायद आपको। देखिए, आप ही की डिबेट में हुआ था कि ये डीआईजी साहब ने ये एक कहते हैं ना, एक सेशन चलाया था जिसमें कि 1500 छोटे बड़े जितने भी गैंगस्टर्स थे, हमने उनकी पकड़ धकड़ की। उसके बाद एक बहुत बड़ा गैंगस्टर जो ऑस्ट्रेलिया से आ रहा था, उसकी पकड़े की। उसमें हरियाणा पुलिस की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, आप हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को ना पसंद करें, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन पे तो शक मत करें, क्योंकि वो ये जो पुलिस वाले ही पुलिसकर्मी जो है, ये अपना परिवार छोड़ के 24-24 घंटे आपकी सेवा में, जनता की सेवा में रहते हैं। तो उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क मत करिए प्लीज, कृपया करके। ये अनुचित रखता है। दूसरी बात कि बार बार पूछते हैं 11 वर्ष में क्या किया, 11 वर्ष में। अरे ऐसी बहुत चीजें जो हमने की है। पहली चीज, आज पहचान परिवार पत्र के जरिए आज 85% मार्केट पराग जी, 85% ऐसे लाभार्थी परिवार हैं जिनको अलग अलग सरकारी योजना से लाभ मिल रहा है। ये कम बड़ी बात है। इनके समय में पर्ची खर्ची चल रही थी। अभी कुछ दिनों पहले ही मैं एक वीडियो देख रही थी। उस वीडियो में मैं देख रही थी कि एक बाबा तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं। उनसे पूछा, भाई बाबा आप तीर्थ यात्रा में जा रहे हो? बोले, बेटा मेरा बेटा एसआई लग गया है, इंस्पेक्टर लग गया है। झज्जर की बात बता रही हूँ मैडम। इसके अलावा भी सुना दे, कैसा लग रहा है? कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उन बाबा ने कहा कि भाई जब सरकार थी तब तो कभी सोच ही नहीं सकते थे। ये तो भला हो नया सिंह सैनी का, जिसने एक गरीब रिक्शा चालक के बेटे को भी एसआई बना दिया बिना खर्चे, बिना पर्ची। एक बाबा के अलावा दूसरे काम। ठीक है, ये खुद लिखते हैं भ्रष्टाचार में। ये हमें चलिए, मैं लौट रहा हूँ, मैं सुरेश जी के पास चल रहा हूँ, मैं लौट रहा हूँ, आऊंगा। अर्जुन जी थोड़ा सा रुकिए, सुरेश जी इंतजार कर रहे हैं, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। सुरेश जी, सकारात्मक चर्चा की उम्मीद जनता कर रही है, आप लोगों से भी और सत्ता पक्ष से भी। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की प्रहरी के तौर पर, संविधान के रक्षक के तौर पर सार्थक है चर्चा में, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात कही गई कि राहुल गांधी जी बाहर मीडिया को बोलते हैं। राहुल गांधी जी तो संसद में बोलते हैं, वहां पर ओम बिरला जी पसीना पसीना हो जाते हैं जब राहुल गांधी जी का कभी माइक बंद करते हैं और कभी उनको बोलने से रोकते हैं। कभी जो आखिर में उनको पूछना पड़ा जननायक राहुल गांधी को कि बिरला साहब आप ही बता दीजिएगा,
माननीय स्पीकर जी, आप ही बता दीजिए कि मुझे बोलना क्या है। ये हालात है, देश की जनता को सब पता है। दूसरी बात इन्होंने मनरेगा को लेकर कही कि इन्होंने 125 दिन बढ़ा दिए। 125 दिन तो आपने बढ़ा दिए, लेकिन आपसे जब यह पूछा गया कि 2014 से लेकर जुलाई 2025 तक कितने लोगों ने आवेदन किया और कितनों को आपने काम दिया, 8 लाख लोगों का आवेदन था इनके केंद्रीय मंत्री के मुताबिक, और 2100 को इन्होंने काम दिया, यानी 34%। 100 दिन में जैसे 100 दिन का रोजगार देना होता था कांग्रेस के समय से, तो उसमें 100 दिन में से ये 34% ही काम दे पाए। आप लिखने में तो 125 दिन लिख देते हैं, लेकिन 2014 से लेकर आपने जुलाई 25 तक सिर्फ 34%, 2100 लोगों को 8 लाख में से। देश के मजदूरों के साथ सरेआम धोखा है। एक बात इन्होंने कही कि पुलिस के ऊपर या प्रशासन के ऊपर कांग्रेस के लोग या कांग्रेस पार्टी उंगली ना उठाए। श्री अनिल तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और ऐसे नेता हैं जो स्वयंभू घोषित मुख्यमंत्री हैं, अपने आप कई बार वो मुख्यमंत्री बनने की बात करते हैं, इतने वरिष्ठ हैं। अभी कैथल में कष्ट निवारण समिति में चेयरमैन की हैसियत से आए थे। हरियाणा प्रदेश की जांबाज बेटी उपासना यादव जी, जो पुलिस अधीक्षक के पद पर यहां पर विराजमान है, उनके साथ उन्होंने किस तरीके से बदतमीजी की, किस तरीके से उनको सरेआम मीटिंग के बीच में, लोगों के बीच में, प्रशासन के और पुलिस के जवानों के बीच में धमकाया और अपमानित किया। इससे हरियाणा पुलिस का मनोबल नहीं बढ़ा, बल्कि फोर्स का मनोबल गिरता है। पुराने जमाने में भी जब लड़ाई लड़ी जाती थी, सबसे पहले जो दुश्मन होता है वो सेनापति को टारगेट करता है, ताकि सेना में भगदड़ मच जाए। आपने हमारी पुलिस अधीक्षक हरियाणा की बेटी उपासना यादव, जो ओबीसी समाज से भी आती है और आईपीएस का इम्तिहान पास करके ऐसे पद के ऊपर बैठी है, उनको जो अपमानित किया है, वो हरियाणा की आधी आबादी, हिंदुस्तान की आधी आबादी, हमारी बहन बेटियों को अपमानित किया। अकेली उपासना यादव को नहीं, बीच में डीसी मैडम भी बैठी थी जो उत्तर प्रदेश से संबंध रखती है। क्या बोलेंगी कि हरियाणा के लोग ऐसे जाहिल हैं जिनको बात करने की भी तमीज नहीं। डीसी मैडम बचाव करके उपासना यादव जी का एक तरह से बचाव किया कि उन्होंने कहा कि इनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। तब जाके हमारे अनिल विज जी ने, मंत्री महोदय ने यू टर्न लिया। बाद में उन्होंने पक्की खानी पड़ी और कहने लगे कि मैं तो यही कह रहा था कि आगे सिफारिश कर दें। आपको ये पता नहीं है कि किसका अधिकार क्षेत्र क्या है। ठीक है सर, ठीक है। मंत्री भी सिफारिश कर सकता है, ठीक है, जिसको संतुष्टि बोलते हैं। आप ऐसे आदेश नहीं दे सकते कि फलाना एसआई को और एएसआई को तुरंत सस्पेंड कर दो। ठीक है। एसआई से ऊपर के कर्मचारी को डीआईजी या उससे ऊपर का रैंक अधिकारी सस्पेंड कर सकता है। एसपी की अधिकार क्षेत्र की सीमा सिर्फ एएसआई तक को सस्पेंड करने की है। आप अगर कोई व्यक्ति मीटिंग में आता है, ग्रेवेंसेस कमेटी की मीटिंग में, मंत्री होते हुए, वरिष्ठ नेता होते हुए, उसको कम से कम अपने अधिकारों का और सामने वालों के अधिकारों का, जिसको ठीक है सर, ठीक है, चलिए एक तरह से फरमान, ठीक है, ठीक है, अधिकारियों के अधिकारों, ठीक है सर, ठीक है। एक ही टॉपिक पर मत इतना रहिए सर, बहुत लंबा हो जाएगा। मैं अर्जुन जी के पास जा रहा हूँ। मुद्दे को और ज्यादा विस्तार से बताया। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है सुरेश जी, मैं लौटूंगा। अर्जुन जी रखिए, बोलिए सर, क्या बोलना चाह रहे थे आप इसमें, बोलिए। जी गुप्ता जी। हाँ बोलिए सर आप। जी गुप्ता जी, देखिए गुप्ता जी, गुरजीत जी की बातें मैंने भी बड़े ध्यान से सुनी। उन्होंने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि सदन के अंदर रह करके वो बात, विधानसभा के अंदर रह करके वो बातें ज्यादा बढ़िया उठाई जा सकती हैं, जो बाहर नहीं उठाई जा सकती। पीछे भी सत्र हुए, हमने देखा कि जब कांग्रेस एक विपक्ष की भूमिका में होते हुए वॉकआउट करके, बहाना लगा करके बाहर चली जाती थी, तो हमारे 2 विधायक होते हुए भी प्रदेश सदन के अंदर लड़ाई लड़ने का काम करते थे। उन्होंने निरंतर सरकार को घेरने का काम किया। जहां पर कांग्रेस, पूरी की पूरी कांग्रेस बहाना लगा करके वॉकआउट करके बाहर चली जाती थी, तो वहां इंडियन नेशनल लोकदल के 2 विधायक रहते हुए उन दोनों ने सरकार की बात को, सरकार के सामने बातें रखने का काम किया और सरकार के साथ लड़ाई लड़ने का काम किया। और बहुत सी मनरेगा की अगर बात चल रही थी, मनरेगा का जो सेंटर का, प्रियदर्शनी जी से मैं पूछना चाहता हूं, जो सेंटर का जो बजट आता था मनरेगा के लिए, उसको 60% से कट करने का काम किया। अब धीरे धीरे मनरेगा को खत्म करने का काम कर रहे हैं। और बात रही पर्ची बिना खर्ची की, और मुझे
ध्यान आ रहा है कि प्रियदर्शनी जी हर डिबेट में एक ही बाबा का जिक्र करती हैं कि वो हरिद्वार नहाने चले गए, उनके बेटा बिना। तो इस बात को बंद कर दीजिए, एक ही बाबा की नौकरी नहीं लगी होगी, और भी लोग होंगे जिनकी नौकरी लगी, उनका जिक्र कर दीजिए। लेकिन हर बार हर डिबेट में एक ही मुद्दा, एक ही बात रहती है कि वो ऐसे ऐसे दर्शन करने चले गए। तो ये बड़े हास्यास्पद है कि हर डिबेट में उसी बात को उठाना बार बार, और बातें और मुद्दे, बजट की बात कीजिए, प्रदेश की जनता की बात कीजिए, हक की बात कीजिए, अपराधों की बात अगर आप बात कर रहे हैं कि हमने गैंगस्टर को वापस लेके आए, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि गैंगस्टर को आप वापस नहीं लेकर के आए। बहुत सारे जब यूएस से हमारे नौजवान डिपोर्ट करे जा रहे थे, उनमें कुछ गैंगस्टर भी डिपोर्ट कर दिए गए थे, जो सिर्फ और सिर्फ प्रदेश में आने के बाद पुलिस ने उनको पकड़ने का काम किया। लेकिन जो अभी भी प्रदेश में बैठ करके गैंगस्टर यहाँ पर फिरौतियां मांग रहे हैं, मर्डर करवा रहे हैं, उन गैंगस्टर तक तो आज तक सरकार ने कभी पहुंचने का काम ही नहीं किया। और ये जो गैंगस्टर पकड़ने की हम पकड़ के लेके आए, वो पकड़ के लेके नहीं आए हैं गुप्ता जी। मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ जब डिपोर्ट कुछ लोग किए जा रहे थे, जब हमारे प्रदेश के युवाओं को हथकड़ियों में जकड़ करके लेके आया जा रहा था, उस वक्त उसमें कुछ एक दो गैंगस्टर भी डिपोर्ट हुए हैं। सिर्फ जब यहाँ हमारे यहाँ आने के बाद वो पुलिस ने उनको पकड़ने का काम किया, उसकी वाहवाही लूटने की बजाय उन युवाओं को भी देखो ना, जो दूसरे युवा डिपोर्ट हो रहे हैं, जो लोग अपने घर से 70-70 लाख रुपए लगा करके जा रहे थे, तो उसमें सरकार क्या कर रही थी? ये सिर्फ और सिर्फ झूठ और बोलने का काम करते। प्रदेश में कोई गैंगस्टर आज तक ये विदेश की धरती पर बैठे लोगों को लेकर नहीं आने का काम किया, और आज भी फिरौतियां मांगी जा रही है, आज भी निरंतर प्रदेश में गोलियां चल रही हैं। और एक व्यापारी सुरक्षित शाम को अपने व्यापार बंद करके, दुकान बंद करके घर जाने से भी डरता है, अपने व्यापार पर बैठ करके काम करने से भी डरता है। अगर किसी ने 2 पैसे अच्छे ढंग से ईमानदारी से कमा लिए, तो शाम को उसके पास फोन आ जाता है, उसको की फिर इतनी फिरौती दीजिए, नहीं तो। अब अभी यमुनानगर की घटनाएं देखिए, प्रेम सिंह हॉस्पिटल में गोलियां चली, सिटी मॉल के बाहर गोलियां चली, निरंतर लोगों को फिरौती आ रही है। ठीक है, यानी कानून व्यवस्था अपराध का मुद्दा आप लोग उठाएंगे। मैं चूंकि आप आखिरी पड़ाव में अब चल रहे हैं, एक शॉर्ट कमेंट गुरमीत जी का ले रहा हूं, उसके बाद प्रियदर्शनी जी आपके पास आऊंगा, दोनों का जवाब दीजिएगा संक्षिप्त में। गुरमीत जी, हम टीवी चर्चा पे देखते हैं सर, बहुत सारे मुद्दे विपक्ष के नेता उठाते हैं, और जब बाइट्स आती हैं, मीडिया में पत्रकारों से बातचीत करते हैं, तब भी उठाते हैं, लेकिन सदन में क्या हो जाता है नेताओं को, कैसे चर्चा का समय खराब हो जाता है, कैसे वॉकआउट हो जाता है, कैसे हंगामा खड़ा हो जाता है, कैसे आप देख रहे हैं? क्योंकि आपने भी इस बात को इंडिकेट किया कि एक सकारात्मक चर्चा हो और समय जाया ना हो, ये सबसे जरूरी सत्र का अहम पहलू होता है। देखिए, मैंने पहले ही कहा, पार्लियामेंट हो या विधानसभा, उसके आयोजन में बहुत सारा खर्चा होता है, और प्रति मिनट के हिसाब से लाखों रुपए खर्च होते हैं। आंकड़े कई बार कई संस्थाएं जारी भी कर चुकी हैं। तो लेकिन जहां तक आपने कहा क्यों नहीं होती है, क्योंकि हमारा विश्वास, हमें कोई भी काम हम तब करते हैं जब हमारा उस पर विश्वास होता है। हम बहस तब करते हैं जब हम ये कहें कि हमें ये लगे कि भाई उसको अच्छे से सुना जाएगा या उससे कोई बात निकलेगी। ज्यादातर नेताओं, और उसके लिए थोड़ा परिश्रम भी करना पड़ता है, क्योंकि आप तैयारी करते हैं, आंकड़ों की बात करते हैं, पुराने रिकॉर्ड उठाते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो वो सारी चीजों के लिए परिश्रम लगता है। पहले चाहे विपक्ष के नेताओं या बाहर जो सत्ता पक्ष में, तो अभी भी उनके पास मदद के लिए अधिकारियों की टीम होती है, जो एक एक पॉइंट पे रिप्लाई बनाती है और देती है। और ऐसे ही विपक्ष के पास भी जो विपक्ष के नेता होते हैं, उदाहरण के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री पहले रह चुके हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल, तो उनको भी कार्य का अनुभव है, उनके भी अपनी टीम होती है, कुछ लोग जिनके साथ आपके मधुर संबंध होते हैं, या तो वो एक पूरी प्रॉपर तैयारी कराने की बात होती है, और उसके लिए नेचुरली आपको समय भी चाहिए होता है, और अंदर आपको बात करने का तरीका भी आना चाहिए। तो वो और प्लस, जब मैंने कहा सबसे पहले तो आपको विश्वास होना चाहिए कि उसका कोई फायदा है। वो चीज लोगों को लगती है एक आसान रास्ता कि हम अगर हल्ला मचाएंगे या वॉकआउट करेंगे या हम सस्पेंड होंगे तो वो ज्यादा बड़ी सुर्खी बनेगी। अखबारों में भी कई बार ऐसा लगता है कि जो इस तरह की चीजें उनको ज्यादा प्रमुखता दी जाती है। उदाहरण के लिए क्वेश्चन आवर मान लीजिए, क्वेश्चन आवर के दौरान बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनसे कुछ बड़े समाचार निकलते हैं, 0 आवर से निकल सकते हैं, और जो डिबेट्स होती हैं, बिल आप देखते हो कितनी जल्दबाजी में पास होते हैं, क्योंकि उस पर एक लंबी बहस होती नहीं, जबकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, एक कानून बनता है, उस पर बहुत कम चर्चा होती है। तो जैसे मैंने कहा, इसका कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है किसी के पास कि मैं कहूँ कि ऐसे हो जाएगा तो सार्थक चर्चा हो जाएगी। लेकिन एक मैंने कहा कि आपको लोकतंत्र में ये चीज समझनी चाहिए कि हाउस जो है
वहां पर जो भी बात होती है वो उसकी कोर है, वो मतलब जो उसकी एक तरह से आत्मा है। और वहां पे अगर आप बात रखते हैं तो जैसे मैंने कहा कि वो दर्ज होती है, उसके रिकॉर्ड होता है सारा, तो उसके लिए परिश्रम भी करना होता है और उसके लिए शैली भी होती है और उसके लिए सरकार भी जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार को भी इसमें जो व्यक्ति बड़ा होता है, फलदार वृक्ष के लिए कहते हैं ना कि जो फलदार वृक्ष होता है वो ज्यादा झुका हुआ होता है। तो जो व्यक्ति पावर में है, जिसके पास संसाधन है, सरकार है, उसको भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए और ये चीज समझनी चाहिए कि अगर विपक्ष सदन का स्तर अच्छा रहेगा तो लोगों का भी विश्वास बिल्कुल सर रहेगा। बिल्कुल ठीक है सर। प्रियदर्शनी, बहुत संक्षेप में देखिए, बड़ी बात कही है गुरमीत जी ने, आपको भी एक बड़ा दिल रखना पड़ेगा ताकि विपक्ष के मुद्दे भी आ पाए और संतुष्टि कम से कम हो पाए। पिछले सत्र में हमने देखा था कैसे सब समय खराब हो गया, इस बार कम से कम ना हो। बहुत शॉर्ट में रखिएगा। गुरमीत जी की बातें मैं ध्यान से सुनी और उन्होंने बड़ी सही बात बोली कि जिसको कहते हैं विपक्ष सत्ता पक्ष को भी अपना दिल बड़ा रखना चाहिए। पर आज जी हमने कहा दिल बड़ा नहीं रखा। इनकी पूरी बहस हमने सुनी। माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिभाषण जो शुरू हुआ था वो हुआ था 8 बजे। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है क्योंकि मैं उसी दिन चंडीगढ़ में थी। 8:05 में शुरू हुआ था, 8:05 में। उसके बाद जैसे ही मुख्यमंत्री जी खड़े हुए तो ये लोग वॉकआउट कर गए। इसका मतलब कि आपका मकसद जनता का हित नहीं है। आपका मकसद ये नहीं है कि चीजों का सोल्यूशन निकले। ठीक है। का मकसद है सिर्फ ड्रामाबाजी करना। ठीक है। आपका मकसद है सिर्फ खबरों में आना। ठीक है, हम उम्मीद करेंगे कि इस बार ऐसा ना हो, जनता के मुद्दे उठें, समय जाया ना हो। चूंकि वक्त अभी के लिए मुझे इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत धन्यवाद करूंगा प्रियदर्शन जी आपका, सुरेश जी आपका, अर्जुन जी आपका, गुरमीत जी आपका, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए, शामिल होने के लिए चर्चा में। तो सत्र हंगामेदार ना होकर असरदार रहे, प्रभावित जनता को करे नेताओं की शैली से, ये जरूरी है और जनता